ओके, अभी तक आपको जो मैंने टॉपिक्स करवाए डिविडेंड से रिलेटेड, उसमें आपने एक तो किया था डिविडेंड जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड था, एक आपको मैंने टॉपिक करवाया था जिसमें हमने किया था इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर में दिया गया। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें ये दोनों डिविडेंड्स हैं, पिछले साल का भी और इस साल का इंटरिम डिविडेंड भी। एक तीसरा डिविडेंड होता है प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से आता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंगली अगर अब हमें क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया गया हो तो जब तक वो फाइनल एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर नहीं हो जाता, हम प्रपोज डिविडेंड को कंटिजेंट लायबिलिटी मानते हैं। तो अगर वो कंटिजेंट लायबिलिटी होगी तो हमने कहीं नहीं दिखाना उसको, सिर्फ कंटिजेंट लायबिलिटी में शो करना है, यानी कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो कहीं नहीं आएगी, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम। लेकिन हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे? हम लास्ट ईयर के डिविडेंड का और इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि जो आपने दोनों क्वेश्चंस में डिविडेंड का ट्रीटमेंट किया था वो आपने एक अलग अलग क्वेश्चन में किया था, अब हम वो दोनों तरह का ट्रीटमेंट एक ही क्वेश्चन में कंबाइन सीखेंगे कि कैसे करना है। तो अब देखो, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ इन एस लिमिटेड 31,000 2017। देन आपको दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2018, जिसमें आपको शेयर कैपिटल दे रखी है 10 रुपीज की, 12 लाख एंड 4,50,000 जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, ट्रेड पेबल्स और अनक्लेम्ड डिविडेंड। देन आपको फिक्स्ड असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट दे रखी है इन 31,500 शेयर्स। देन आपको दिया हुआ है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। 1 अप्रैल 2017 को जो बैलेंसेस थे आपके वो दिए हुए थे। जनरल रिजर्व आपको गिवन है ₹1,20,000 और P&L आपको गिवन है 75,000। अब एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया फाइनल ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है ये आपको दे रखी है 31 मार्च 2018। तो इससे पहले की बैलेंस शीट यानी कि एक साल पहले की हो गई, और 31 मार्च 2017 को जो साल खत्म हुआ उसके लिए फाइनल डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी ने दिया 10%, यानी कि 4.5 लाख की कैपिटल के ऊपर 10% हो गया 45,000। ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है? लास्ट ईयर से। यस, इट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। ओके, दूसरा उसने कहा कि इंटरिम डिविडेंड दिया जो कि 8% की रेट से दिया फॉर फुल ईयर ऑन 15 Feb 2018। 15 Feb 2018 इसके बीच में आएगा, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ओके, अब हम देखते हैं कि शेयर्स कब एक्वायर किए गए हैं। तो पहली ही लाइन में लिखा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड 31,500 शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि यही डेट ऑफ एक्विजिशन भी है। इन बिटवीन ऑफ द ईयर नहीं लिए गए। कब लिए गए? 1 अप्रैल 2017, तो स्टार्टिंग में ही ले लिए गए। तो स्टार्टिंग में ही ले लिए गए ये। अब हमें निकालने हैं करंट ईयर के प्रॉफिट। तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, पुराना P&L एप्रोप्रिएशन का मेथड जो आप रफ में यूज करेंगे, इसको आप फेयर में नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मेथड अब चलता नहीं है। बाय लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बाय करंट ईयर्स प्रॉफिट टू, अगर जनरल रिजर्व है तो डिविडेंड किसी भी तरह का है, तो अब यहाँ पर 2 तरह का है तो मैं 2 तरह का लिख रही हूँ, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर बैलेंस शीट। तो अब जो जो चीजें मेरे पास हैं वो मैं नोट कर लेती हूँ। मेरे पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 75,000, मैंने यहाँ लिख दिया। बैलेंस शीट में मेरे पास जो P&L का बैलेंस दिया हुआ है
वो दिया हुआ है 1,84,500। फिर जनरल रिजर्व मेरे पास थे 1,20,000 और 31 मार्च 2018 को मुझे जनरल रिजर्व दे रखे हैं 2,25,000। तो इसका मतलब मैंने साल के बीच में कितना ट्रांसफर किया? 1,05,000 ट्रांसफर किया। डिविडेंड मैंने दो तरह का दिया, एक तो फाइनल डिविडेंड था मेरा 45,000 का और एक 8% बनेगा 4.5 लाख का 36,000। तो मैंने इंटरिम डिविडेंड दिया 36,000। अब ये बैलेंस शीट के प्रॉफिट में ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी और उसमें से लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 2,95,500। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हम यहां पर लिखते हैं कि हमें रेवेन्यू प्रॉफिट्स कितने निकले और हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट्स कितने हैं। तो आप देखिए, रेवेन्यू प्रॉफिट्स ये हमें निकालने हैं। जो हमारे पास करंट ईयर के प्रॉफिट आए वो हैं 2,95,500। इसमें से मुझे कौन सा डिविडेंड माइनस करना है? टेल मी। इंटरिम डिविडेंड। वेरी गुड। इसमें से माइनस होगा इंटरिम डिविडेंड क्योंकि वो करंट ईयर में से दिया गया। तो 36,000 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 2,59,500। तो ये मेरे पास आ गए मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। क्लियर है यहां तक? अब मुझे निकालने हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स निकालने के लिए मेरे पास जनरल रिजर्व थे 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 75,000। यही बैलेंस था ना, 75,000। और मुझे फाइनल डिविडेंड कौन से प्रॉफिट्स में से माइनस करना है? कैपिटल प्रॉफिट्स में से। तो ये जो P&L है 75,000, इसमें से मेरा माइनस हो जाएगा 45,000। तो मेरे पास ये कितने आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस? 30,000 के आएंगे। ठीक है। और मुझे इसी क्वेश्चन में शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दे रखे हैं 5,500 के। तो जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम यहीं से माइनस करते हैं। 120 प्लस 30,000 माइनस 5,500, कैपिटल प्रॉफिट्स आ गए 1,44,500। अब ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। ओके, अब आगे देखो, इसमें लिखा है पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड बाय एच लिमिटेड, प्रपोज डिविडेंड बाय एस लिमिटेड। तो इसका हमने कुछ भी नहीं करना। देन हमें दिया हुआ है एच लिमिटेड क्रेडिटेड द फाइनल डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब इसने कहा कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने जो डिविडेंड मिला, चाहे वो इंटरिम मिला चाहे वो फाइनल मिला, वो दोनों के दोनों अपने P&L में क्रेडिट कर दिए। अब आप बताइए मुझे कि क्या वो दोनों के दोनों अपने P&L में क्रेडिट कर सकता था? बोलिए। नो मैम। कौन से कर सकता था और कौन से नहीं कर सकता था? मैम इंटरिम कर सकता था। हाँ जी। और फाइनल नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि मैम वो डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2017 है। यस। और वो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, तो कैपिटल वाले का ट्रीटमेंट कौन सा होना चाहिए? उसका कैपिटल ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब वो इंटरिम डिविडेंड को अगर क्रेडिट करता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने फाइनल डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया तो वो क्या हो गया? वो गलत हो गया। तो जो हमने फाइनल डिविडेंड को ठीक करना है उसके लिए हमें फिर से वही करना पड़ेगा कि जो डिविडेंड फाइनल वाला उसको मिला है
उसका जो शेयर था उसको हमने प्रॉफिट्स में से भी माइनस करना है और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम भी माइनस करना है। तो अभी तक जितना हमने किया है हम उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ चुका है। हमारे पास रेवेन्यू प्रॉफिट्स आ चुके हैं और कैपिटल प्रॉफिट्स आ चुके हैं, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स मेरे पास आ गए, इट इज 2,59,500 और कैपिटल प्रॉफिट्स आ गए मेरे पास 1,44,500। जो फाइनल डिविडेंड था वो कितना था, दैट वाज 45,000। और फाइनल डिविडेंड में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना था, 45,000 का 70%। तो इसका मतलब 31,500, क्योंकि उसकी होल्डिंग कितनी थी, 31,500 शेयर्स में थी 45,000 में से, तो होल्डिंग कितने परसेंट है, 70% है। तो 31,500 रुपए की उसने मिस्टेक की है और वो मिस्टेक हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें दे रखी है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,10,000 और इसमें से हमने माइनस करना है डिविडेंड, जो कि कितना है 31,500। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 4,78,500। और हम इसमें से क्या माइनस करते हैं, पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल। कैपिटल थी हमारे पास 4,50,000, उसका हम निकालेंगे 70%, लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, जो कि कितने हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स 1,44,500 इंटू 70%। तो यह है आपका 3,15,000। 1,44,500 का 70% निकालेंगे 1,01,150, माइनस कर दीजिए इन दोनों को, तो आपके पास आ गया 62,350। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके। और ये 31,500 दूसरी बार कहाँ माइनस होगा, जब बैलेंस शीट में रिजर्व्स लिखे जाएंगे, उसमें होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट्स लिखेगी और उसमें से 31,500 को क्या कर देगी, माइनस कर देगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके। अब आपको निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30% रह गया, जब होल्डिंग कंपनी का शेयर 70% है, तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना रह गया, 30%। तो 30% निकालेंगे, पहले शेयर इन कैपिटल 4,50,000 का 30%, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा 450 का 30%, दैट कम्स टू 1,35,000। देन शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, जो कि थे आपके 1,44,500 into 30%, share in revenue profits, that is 259,500 का 30%। और एक पॉइंट इसमें और था जिसमें लिखा गया था कि जो अनक्लेम्ड डिविडेंड हैं वो माइनॉरिटी के हैं, तो ये भी उन्हीं को जाएंगे, तो अनक्लेम्ड डिविडेंड भी इसमें ऐड कर दोगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,57,700। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो? क्लियर है? यस मैम, ये मैम। अनक्लेम्ड डिविडेंड की वैल्यू कहाँ मेंशन है? ये बेटा, ये अनक्लेम्ड डिविडेंड ये लिखे हुए यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में, ये देखो ट्रेड पेबल्स के नीचे। ओके मैम। ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। इसको कंप्लीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो विल टेक ऑन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है?
ओके मैम। Yes.